अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी सर, आवाज़ आ रही है। जी, कैसे हैं आप सब लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हमारी क्लास है इनिशियल इंट्रोडक्शन आपका लास्ट क्लास में मैं दे चुका हूँ। आज जो भी स्टार्ट होगा इस क्लास में इंशाअल्लाह ताला आपको स्टार्ट करता हूँ मैं यूएई से। डेफिनेटली आप सब जो यूएई के इस कोर्स में एनरोल हुए हैं या होने लगे हैं, किसी न किसी तरह से यूएई में इंटरेस्टेड होंगे। डेफिनेटली जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं उसके माइंड में होता है कि मैं सीधा उसको टैक्स पे ले जाऊँगा, उसको मैं कंपनी बनाना सिखाऊँगा यूएई में। लेकिन प्रैक्टिकली बात करूं तो टेक्निकल एस्पेक्ट पढ़ लेना किसी मुल्क के ये काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप में से किसी एक वॉलंटियर से उस्मान फरीद अगर अवेलेबल हों, मुझे ये Yes, sir. बताएं कि I am available. यूएई की जी उस्मान ये बताएं कि यूएई की स्टेट्स कितनी हैं? Sir, sorry, I couldn't hear you. आपको आइडिया है कि यूएई की स्टेट कितनी है? आपको नहीं है। तो जब भी कोई स्टूडेंट यूएई का टैक्स सीखने आता है तो जो दोस्त पाकिस्तान में रहते हैं, अक्सर क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं आप दुबई में होते हैं या यूएई में होते हैं, आप शारजा में होते हैं या यूएई में होते हैं। यूएई का टैक्स, यूएई के जो टैक्सेशन है, यहाँ पे कंपनी सेटअप, इस सब को समझने से पहले यूएई की मार्केट को समझना, यूएई के स्ट्रक्चर को समझना, यूएई की स्टेट को समझना, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान में आपने रहना है, पाकिस्तान में जॉब करना या बिजनेस करना तो सेकंड चीज़ है। अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के सूबे कितने हैं, पाकिस्तान के नेबर्स कौन से हैं। इसी तरह से अगर आपने यूएई में यूएई का टैक्स पढ़ना है, यूएई में सर्विसेज दे ढूंढ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या यूएई में जॉब करनी है, आपको यूएई के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। अगर आप क्लाइंट के सामने जाके इस तरह की कोई भी बात करें या आप कहीं पे इंटरव्यू करने देने के लिए जाएं और आपको ये ना पता हो कि दुबई किधर है, शारजा किधर है, अजमान क्या चीज़ है, तो डेफिनेटली उसका इंतहाई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, अब यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 7 स्टेट्स का इत्तेहाद है। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा, उम्मुल क्वी, ये 7 स्टेट्स हैं। इनमें से अबू धाबी, दुबई, शारजा, इन 3 का नाम तो आपने सुना होगा, बड़ी वेल नोन स्टेट्स हैं। अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा, उम्मुल क्वीन ये इतनी मशहूर नहीं है यूएई से बाहर। ये वाली जो चीज़ें हैं, जिन लोगों को पता है ऑलरेडी या जो ऑलरेडी यूएई में रह रहे हैं या रह चुके हैं, उनसे मैं थोड़ी सी पेशेंस रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताकि जो बाकी दोस्त पाकिस्तान में मौजूद हैं वो भी यूएई के स्ट्रक्चर को बेसिकली को बेहतर तौर पे समझ सकें। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता रेलिवेंट टॉपिक्स पे भी आएंगे। अगर मैं आपको सीधा कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ा रहा हूँ, वैट पढ़ा रहा हूँ, आपको यूएई के स्ट्रक्चर का नहीं पता, उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है। यूएई की 7 स्टेट्स हैं: अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा, उम्मुल क्वीन। अबू धाबी यूएई का 80% एरिया है और ऑयल रिच इकॉनमी है इसकी, बड़ी स्टेबल मार्केट है माशाल्लाह। ये यूएई का कैपिटल है। इसके बाद दुबई, दुबई यूएई का इकोनॉमिक हब है, बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है और इसकी जो इंडस्ट्री है वो बड़ी हद तक डाइवर्स है। ज़्यादातर कंपनीज के ऑफिस दुबई में हैं और जो जॉब सीकर जाते हैं या जो लोग कंपनी सेटअप करने आते हैं उन्हें भी मैं हमेशा दुबई ही रिकमेंड करता हूँ।
दुबई वो जगह है जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आके जमा होते हैं, ये एक ग्लोबल सिटी है। इसके बाद शारजा में अगर आपने लो कॉस्ट कंपनीज खोलनी है तो आपको शारजा फ्री जोन में सबसे सस्ती कंपनी खुलती है, ठीक है। उसका प्रोसेस हम देखेंगे, वहाँ पे फ्री जोन कौन कौन से अवेलेबल हैं उसको इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। इसके बाद अजमान एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी पोर्ट मौजूद है। अजमान फ्री जोन बड़ा मशहूर फ्री जोन है और उसके साथ एक सी पोर्ट भी लगता है। इसके बाद रासल खैमा ऑफ शोर कंपनीज का हब है। रासल खैमा फ्री जोन बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मशहूर फ्री जोन है। ये एक्सट्रीम कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है, जो यहाँ पे कंपनी सेटअप करते हैं, ठीक है। ऑफ शोर कंपनी क्या होती है हम थोड़ी सी आगे जाके देखेंगे। इसके बाद फुजैरा और मुल्कीन, ये भी यूएई की 7 स्टेट्स हैं। जब यूएई बना था तो पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी कि इस इत्तेहाद में बहरीन को और ओमान को भी शामिल किया जाए, लेकिन पाकिस्तान से 7 स्टेट का इत्तेहाद बनाने में कामयाब हुआ। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर है। पाकिस्तान के मशवरे से ये 7 स्टेट ने इत्तेहाद किया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का वजूद में आया। अब हमारे जो 4 टॉपिक्स हैं, 4 मॉड्यूल्स हैं कोर्स के, कंपनी सेटअप इन यूएई, उसके बाद कारपोरेट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और एक्साइज टैक्स। इसमें सबसे पहला है कंपनी सेटअप इन यूएई। अब ये वाली जो बातें मैंने आपको यूएई की 7 स्टेट्स बताई हैं, ये क्यों बताई हैं? उसकी वजह ये है कि कंपनी सेटअप का बड़ा गहरा तल्लुक है इन स्टेट से। इसी तरह से मैंने एक टर्म यूज किया बीच में, फ्री जोन। फ्री जोन क्या होता है अभी आप लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन कंपनी सेटअप का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम जरा देखते हैं कि आप में से कोई दोस्त सोचता है कि यार मैं यूएई में बिजनेस करता हूं, जाके मैं यूएई में बिजनेस करता हूं, उसके लिए उसे कौन सी स्टेट चूज करनी है, उसे अपनी प्रेफरेंसेस कैसे देखनी है, हम इस काम के लिए कंपनी सेटअप के स्ट्रक्चर को समझेंगे। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि आपने पाकिस्तान में पढ़ा होता है, पाकिस्तान में ये 4 टाइप्स हैं कंपनी की, कहाँ से रजिस्टर होनी है? एससीसीपी से रजिस्टर होनी है, राइट। जो पाकिस्तान में कारपोरेट प्रैक्टिसेस में काम करते हैं उन्हें पता होगा कि एक सिंपल बॉडी मौजूद है एससीसीपी, वो तमाम कंपनीज वहीं से सेटअप होती हैं। लेकिन यूएई में ऐसा नहीं है। यूएई में बहुत सारी बॉडीज मौजूद हैं, आपको डिफरेंट बॉडीज के पास जाना पड़ सकता है कंपनी सेटअप करने के लिए। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कॉस्ट है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कॉस्ट है और मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्ज करें आपने सोचा कि मैं यूएई में बिजनेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारा कंपनी सेटअप वाला मेन मॉड्यूल शुरू हो चुका है, तवज्जो से सुनिएगा। आप बिजनेस एक तो स्टेट देख सकते हैं आपने कौन सी स्टेट में करनी है। अदर देन दिस 3 तरह की ज्यूरिसडिक्शन है, 3 तरह की डिवीजन है। एक है मेनलैंड, एक हम जिसे कहते हैं मेनलैंड, सेकंड फ्री जोन, थर्ड ऑफशोर। मेनलैंड, फ्री जोन, ऑफशोर, फर्क क्या है तीनों में? तवज्जो से सुनिएगा। फ्री जोन एक एक्सेप्शनल एरिया है। आपने अक्सर सुना होगा पाकिस्तान में क्या हुआ, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में टैक्स लगता है से 35%, लेकिन कबायली इलाकों में हालात ख़राब हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से, तो चलो यार उन्हें 5 सालों के लिए टैक्स में छूट दे दी। अब पूरे पाकिस्तान में 35% टैक्स लग रहा है, लेकिन एक ख़ास इलाके को किसी वजह से टैक्स से मुस्तस्ना कर दिया गया, या किसी भी वजह से कुछ एग्जेम्पशन दे दी गई। बाकी पूरे पाकिस्तान में 35% टैक्स लग रहा है, लेकिन एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना दिया गया, हत्ता एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग फ्री जोन। वहां पे क्या होगा, वहां पे टैक्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी, वहां पे आप पे डिफरेंट तरह के कवानीन लगेंगे।
अच्छा, तो हुआ क्या, एक पूरा पाकिस्तान था लेकिन उसमें एक आइडेंटिफाइड जोन में उसको अस्तना दे दिया गया, उस पर स्पेशल किस्म के कवानीन लगते हैं। ये जो फ्री जोन है, ये यूएई में कुछ आइडेंटिफाइड एरियाज हैं जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के की एग्जेम्पशन मौजूद हैं, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं। एक तो वो है जो पूरे यूएई के कानून हैं, लेकिन इन फ्री जोन में कुछ प्रिविलेज, कुछ रिस्ट्रिक्शन सेपरेटली मौजूद हैं। ये जो एक्सेप्शन, ये जो फ्री जोन है इतने सारे, ये क्यों बनाए गए हैं, इनका डिफरेंट पर्पज है जो हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब फ्री जोन क्या है, ये कुछ स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरियाज हैं जिसके रूल एंड रेगुलेशन बाकी यूएई से डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी सेटअप होगी तो उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगी, कुछ उसे प्रिविलेज दिए जाएंगे। वहाँ पे कंपनी सेटअप करने की कॉस्ट बाकी एरिया से डिफरेंट हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसके अलावा वहाँ पे टैक्स में हो सकता है आपको कुछ एग्जेम्पशन दी जाएं। ओके, ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल फ्री, टैक्स फ्री नहीं होते बिल्कुल, लेकिन कुछ एग्जेम्पशन मौजूद होती हैं। अच्छा, अब आप देख रही हैं, स्क्रीन शो हो रही होगी आपको, इसमें एक एरिया आपको नजर आ रहा है, जबल अली फ्री जोन। जबल अली फ्री जोन, जबल अली फ्री जोन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सेप्शनल एरिया है। जबल अली फ्री जोन सी पोर्ट के साथ लगता है। इसने यूएई की इकोनॉमी को चेंज करने में, पूरा टर्न देने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। अब होता क्या है, जबल अली फ्री जोन में चूंकि समुंदर के साथ है, बाहर से सामान आया, यहीं यहीं पे लोडिंग रीलोडिंग हुई और यहीं से सामान बाहर चला गया। सी पोर्ट इंदर है, एक कार्गो एयरपोर्ट इंदर मौजूद है, तो इस फ्री जोन की वजह से एक्सपोर्ट बहुत प्रोमोट हुई। सही, ये एक फ्री जोन की आपको एग्जांपल दी है। यूएई में ऐसे मोर देन 50 फ्री जोन मौजूद हैं। अच्छा, अब अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि डिफरेंस क्या है, जरा जल्दी से, मैंने तो आपको बस एक बताया कि एक्सेप्शनल एरियाज हैं, उस पे कवानीन डिफरेंट होते हैं, वहां पे कंपनी सेटअप करने वाली बॉडी अपनी होती है। लाइक पाकिस्तान में तो आपने कहीं पे भी कंपनी सेटअप करनी है, जिस बॉडी के पास आप जाते हैं वो है एससीसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान। अच्छा, अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि अगर आप जाएंगे ना दुबई में, वहां पे एक बॉडी होगी जिसे आप कहेंगे डीईडी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो कंपनी सेटअप करेगा। लेकिन ये जो जबल अली फ्री जोन है, यहाँ पे अगर आपने कंपनी सेटअप करनी है, आपको जबल अली फ्री जोन अथॉरिटी के पास जाना होगा। और भी ऐसे फ्री जोन मौजूद हैं। एक फ्री जोन का नाम है मैदान फ्री जोन, वहां पे कंपनी सेटअप करनी है, आपको मैदान फ्री जोन अथॉरिटी के पास जाना होगा। आपने एक फ्री जोन है इफ्जा, इंटरनेशनल फ्री जोन अथॉरिटी, आपने उस एरिया में कंपनी सेटअप करनी है, इफ्जा अथॉरिटी के पास जाना होगा, इफ्जा के पास जाना होगा, इंटरनेशनल फ्री जोन अथॉरिटी। तो अथॉरिटी डिफरेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है, अथॉरिटी डिफरेंट है, प्राइस डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अब होगा क्या, अगर जबल अली फ्री जोन में एक सामान बाहर से आया, रॉ मटेरियल आया, मैन्युफैक्चरिंग हुई, वो रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हुआ और वहीं से बाहर चला गया, और वहीं से बाहर चला गया, पता है क्या हुआ, उस रॉ मटेरियल पे वैट नहीं लगा, वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगा। अगर वो मेन लैंड में आया होता तो क्या होता, वो आता, इंपोर्ट पे टैक्स दिया जाता, वैट दिया जाता, फिर वो एक्सपोर्ट होता। जब वो एक्सपोर्ट होता तो आपको इनपुट वैट रिफंड मिलता। सही, इस प्रोसेस में आपका कैश स्टक हो जाता। अगर किसी स्टूडेंट को इतना उसका टैक्स का बैकग्राउंड नहीं है, उसे इनपुट वैट आउटपुट वैट का नहीं पता, तो अभी इस चीज़ों को होल्ड करे, वो आगे इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इनपुट वैट क्या होता है, आउटपुट वैट क्या होता है। अभी सिर्फ आपने
पर्पस समझने जो मैं अभी आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे, कि हुआ ये कि यहाँ को आपको एक टैक्स में सहूलत दे दी गई। जिस बंदे ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है उसको जबल अली फ्री जोन बड़ा पसंद आया। अच्छा, इसी तरह एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्री जोन है दुबई इंटरनेट सिटी। इन फ्री जोन को हम पढ़ेंगे आगे। दुबई इंटरनेट सिटी, वहां पे क्या होगा, अगर आपकी कंपनी आईटी रिलेटेड सर्विसेज देती है तो बड़ा बेहतरीन फ्री जोन है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस उधर है, ओरेकल का ऑफिस उधर है, गूगल का ऑफिस उधर है। ठीक है, इसके बाद तो आपने देखा कि फ्री जोन में डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है। यहां तक आप मेनलैंड और फ्री जोन के फर्क को इस हद तक समझ गए हैं कि फ्री जोन एक ऐसा एरिया है, अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं, जो आपने अभी तक समझा है वो ये कि फ्री जोन एक ऐसा एरिया है जहां पे जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते और उसकी अपनी अथॉरिटी होती है। बिलफर्ज आपने ये वाला सवाल मुझसे 3 साल पहले मैं आपको पढ़ा रहा होता, 2022 से पहले पढ़ा रहा होता, तब मैं आपको बता रहा होता कि मेन लैंड और फ्री जोन में क्या डिफरेंस है। तो पता है मैं आपको क्या बताता? मैं आपको बताता, ये अभी अभी के लिए रेलिवेंट नहीं है, ये आज से 3 साल पहले अगर मैं पढ़ा रहा होता तो आपको पढ़ाता कि जो फ्री जोन कंपनी है वहां पे आप बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग एन इंडियन, बीइंग अ रशियन, बीइंग अ यूके पर्सन, बीइंग एन अमेरिकन, 100% कंपनी ऑन कर सकते हैं। लेकिन मेनलैंड में क्या रूल था? मेनलैंड में रूल था कि आपके साथ एक इमाराती नेशनल होना चाहिए जो 51% ऑनर हो, मिनिमम 51% ऑनर हो। कंट्रोल किसके पास होता था? इमाराती के पास। सऊदीया में जो दोस्त सऊदी अरब में काम करते हैं उन्हें पता होगा कि सऊदी अरब में अभी भी ऐसे रूल्स मौजूद हैं। लेकिन हुआ ये कि 2022 में मैं ऑफिस से वापस घर आ रहा था, मैंने रास्ते में खबर सुनी थी, पता चला था कि यूएई ने इस रूल में चेंज किया है। अब मेनलैंड में भी बेतहाशा कंपनीज विदाउट इमाराती नेशनल ओपन हो सकती हैं। तो ये वाला जो मैंने आपको डिफरेंस बताया कि ये कब होता है रेलिवेंट, अगर मैं आपको आज से 3 साल पहले बता रहा होता, तब ये था कि मेनलैंड में अगर आपने कंपनी रजिस्टर करनी है तो 51% इमाराती नेशनल होना लाजमी है। लेकिन 2022 में क्या हुआ, बहुत सवाए चंद एक्टिविटीज के बाकी तमाम एक्टिविटीज फॉरेन नेशनल को अलाउ कर दिया गया। यानी मैं पाकिस्तानी हूं तो अब मैं अपनी टेक्स्ट कंपनी का 100% ऑनर हूं। ठीक है, क्योंकि 2022 में ये रूल खत्म हो गया है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज के लिए मौजूद है, लाइक ऑडिट। जो ऑडिट फर्म है वो अभी तक विदाउट इमाराती नेशनल के नहीं ओपन होती। सही। अच्छा, इसी तरह से अगर हम देखें फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी, ये जो ट्रांसपोर्टेशन की सी ट्रांसपोर्टेशन की कंपनीज होती हैं, ये अभी तक विदाउट एन इमाराती नेशनल नहीं ओपन होती। तो स्टिल देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन, तो स्टिल देयर आर सम एक्सेप्शन जहां पे आपको 51% शेयर इमाराती नेशनल को देना पड़ता है। ये अभी तक जो मैंने आपको चीज बताई ये कब थी ज्यादा रेलिवेंट थी? 3 साल पहले। आजकल वो सिर्फ चंद एक्टिविटीज में तक महदूद होकर रह गई है। इसके बाद 100% रिपैट्रिएशन ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट, मेनलैंड में थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन मौजूद हैं। अच्छा, अभी अगर आज की तारीख में मैं आपको मेनलैंड और फ्री जोन में जो सबसे बड़ा फर्क बचा है वो बताऊं तो वो क्या है जी? जनरली स्पीकिंग है, इसमें कुछ एक्सेप्शन मौजूद हैं। जनरली स्पीकिंग जो मेनलैंड कंपनी है वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी बिजनेस कर सकती है। लेकिन जो फ्री जोन कंपनी है वो या उस फ्री जोन में बिजनेस करेगी या यूएई से बाहर बिजनेस करेगी। आई रिपीट, जो मेनलैंड कंपनी है जनरली स्पीकिंग, इसमें कुछ एक्सेप्शन मौजूद हैं। ठीक है, जनरली स्पीकिंग जो मेनलैंड कंपनी है वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी बिजनेस कर सकती है। लेकिन जो फ्री जोन कंपनी है वो या उस फ्री जोन में बिजनेस करेगी या यूएई से बाहर बिजनेस करेगी। ठीक है, मेनलैंड कंपनी पूरी दुनिया में कहीं पे भी बिजनेस कर सकती है। फ्री जोन कंपनी या उस फ्री जोन में बिजनेस करेगी जिसमें वो रजिस्टर्ड है,
या यूएई से बाहर बिजनेस करेगी। ये एक जनरल रूल है, सही। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि इस जनरल रूल में काफ़ी सारी स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन है। मिसाल के तौर पे कई जगहों पे आप, मेरी एक कंपनी रजिस्टर्ड है सैफ जोन में, शारजाह एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन में। अब जनरल रूल के, वो या सैफ जोन में बिजनेस करेगी शारजाह एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन के अंदर, या यूएई से बाहर बिजनेस करेगी। लेकिन B2B बिजनेस वो बाजुकात कर सकती है। मिसाल के तौर पे किसी मेनलैंड कंपनी ने उससे रब्ता किया, उसने मेनलैंड कंपनी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी, डायरेक्टली हो सकता है, लेकिन उसका स्टाफ, अगर फ़र्ज़ करें वो कंपनी है आईटी की कंपनी है, कैमरा इंस्टॉलेशन की कंपनी है, तो फ्री जोन कंपनी का स्टाफ खुद जाके कहीं बाहर मेनलैंड में कैमरा नहीं इंस्टॉल कर सकता। बात समझ रही हैं? ओके। तो इसमें काफ़ी सारी लेकिन एक्सेप्शन मौजूद हैं। प्लस कुछ फ्री जोन को, चूंकि 50 से ज़्यादा फ्री जोन हैं, हर किसी पे डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है। हर किसी पे, कुछ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, कुछ पे कम है। मिसाल जबल अली फ्री जोन, जबल अली फ्री जोन जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, इसके आसपास ये पूरा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं वो सुबह सुबह इसके गेट से अंदर जा रहे होते हैं। बाकायदा देखा जाता है कि ये वही लोग जा रहे हैं जो इधर काम करते हैं। अगर वहाँ से कोई सामान बाहर आएगा तो देखें, वो एक टैक्स फ्री जुरिस्डिक्शन से निकल रहा है ना, उसको बाकायदा डिक्लेरेशन बनेगी, बाकायदा गेट पास पर बनेगा, बाकायदा अलग चार्जेस होंगे। ठीक है, वो वाली, उसका सामान बाहर तो आया मेनलैंड में, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ। ठीक है, इस 50 फ्री जोन है, तमाम फ्री जोन के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है। हाउएवर हम इन फ्री जोन को आगे डिटेल में देखें। ठीक है, अच्छा, कुछ फ्री जोन ऐसे हैं का अपना सी भी है, कराची है या गवादर है। लेकिन अगर मैं यूएई जो एक छोटा सा मुल्क है उसकी बात करूं, जबल अली फ्री जोन अथॉरिटी के अंदर इसका अपना एक सी पोर्ट मौजूद है, अजमान फ्री जोन मौजूद है, शारजाह का अपना फ्री जोन मौजूद है, शारजाह एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन के अंदर एक सी पोर्ट मौजूद है, अजमान फ्री जोन के साथ एक सी पोर्ट मौजूद है। तो कई जो फ्री जोन हैं उनका अपना एक कार्गो एयरपोर्ट भी है और सी पोर्ट भी है। सामान बाहर से आता है, बाहर चला जाता है, तो एक्सपोर्ट को बड़ा फैसिलिटेट करते हैं ये। ठीक है, इसकी वजह से चूंकि उनके अपने सी पोर्ट और एयरपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट बड़ी फैसिलिटेट होती है। ठीक है, यूएई के तकरीबन 50 प्लस फ्री जोन है। हर फ्री जोन किसी ना किसी स्पेशल पर्पज के लिए खोला गया। दुबई में जाफजा जबल अली फ्री जोन है, डाफजा दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन है। अगर आप कभी एयरपोर्ट पे जाएं तो आपने देखा होगा डाफजा में काफ़ी सारी दुकानें, काफ़ी सारी बिजनेसेस मौजूद हैं। मैदान फ्री जोन है, इफ्जा फ्री जोन है। देन एक ग्रुप इधर मौजूद है, टी कॉम ग्रुप, TECOM। उसके अंदर अंडर 10 फ्री जोन आते हैं। दुबई इंटरनेट सिटी, दुबई स्टूडियो सिटी, दुबई मीडिया सिटी और दुबई एकेडमिक सिटी जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, दुबई एविएशन सिटी। तो हर फ्री जोन का अपना एक पर्पज मौजूद है। उसके बाद शारजाह में अगर मैं नाम लूँ तो शारजाह शम्स फ्री जोन, शारजाह एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन, शारजाह पब्लिशिंग सिटी फ्री जोन, इसी तरह SRTIP शारजाह रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्क फ्री जोन। अजमान में फ्री जोन मौजूद है, राशल खैमा फ्री जोन मौजूद है। इन फ्री जोन को हम डिटेल में भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे। हर फ्री जोन का अपना एक स्पेसिफिक पर्पज है। ठीक है, ये था फ्री जोन के बारे में। फ्री जोन में कंपनी कैसे सेटअप होती है हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आपको ओवरव्यू दिया है कि फ्री जोन होता क्या है। आपको पाकिस्तान में बैठ के फ्री जोन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस पता चल गया। हालांकि बहुत सारे लोग 50 साल से यूएई में रह रहे होंगे, उन्हें मेनलैंड फ्री जोन का डिफरेंस नहीं पता होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मेनलैंड की तरफ। मेनलैंड क्या है? अदर देन फ्री जोन जितना भी एरिया है, ठीक है। फ्री जोन तो बड़े स्पेसिफाइड एरियाज है ना, एक्सेप्शनल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। इसके अलावा जितना भी एरिया है वो सब मेनलैंड है। यहाँ पे यूएई के तमाम हेडलाइन ला लगते हैं। मिसाल के तौर पे
यूएई की गवर्नमेंट कहती है 9% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। यूएई की गवर्नमेंट कहती है 9% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। सवाल ये किया जाएगा कि क्या फ्री जोन पे टैक्स लगेगा या नहीं। ये कोई नहीं पूछेगा कि यार मेन लैंड पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा या नहीं, क्योंकि मेन लैंड तो उधर तो हेडलाइन लॉज अप्लाई होते हैं, वो एक्सेप्शनल एरिया नहीं है, उन्हें सेपरेटली कोई उन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई, ठीक है। लेकिन मेन लैंड का जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि वो कहीं पे भी बिजनेस कर सकती है। तो बहुत सारे दोस्त जब उन्होंने अपनी कंपनी को ग्रो करवाना होता है, बिजनेस को ग्रो करवाना होता है, तो वो मेन लैंड में अपनी कंपनी ओपन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑफशोर कंपनी की। ऑफशोर कंपनी क्या होती है? अगर इसका लफ्जी मानी लूं तो वो ये है कि वो कंपनी जो इस ज्यूरिसडिक्शन में मौजूद नहीं है, जो भी यूएई में नहीं है, वो क्या है, वो ऑफशोर है। ये उसका लफ्जी मतलब है। लेकिन ऑफशोर कंपनीज एक टाइप मौजूद है। ऑफशोर कंपनीज हुआ ये कि शुरू में तो हर उस कंपनी को कहा जाता था जो इस मुल्क की बाउंड्री में नहीं है। लाइक पाकिस्तान में जो कंपनी मौजूद नहीं है उसे कहेंगे कि फ्री जोन है, उसे कहेंगे कि ऑफशोर है, ठीक है, ऑफशोर कंपनी है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि लोग एक मुल्क में रहते हुए अगर किसी दूसरे मुल्क में कंपनी खोलेंगे तो क्यों खोलेंगे? मैं यूएई में रहता हूं, मैं किसी और मुल्क में कंपनी खोलूंगा, क्यों खोलूंगा? पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल फैमिली है, वो किसी और मुल्क में कंपनी खोल लेती है, क्यों खोलेगी? उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, वो था टैक्स से बच जाएंगे, ठीक है। ज्यादातर लोग, स्पेशली यूरोपियन कंपनीज के, वेस्ट के लोग, यूरोप के लोग, वो इसलिए कंपनी खोलते हैं कि वहां पे टैक्स बचे। जहां पे टैक्स नहीं होगा वहां पे कंपनी खोली जाएगी। अब आपके इल्म में होगा यूएई आज से 2-3 सालों पहले तक मुकम्मल तौर पे टैक्स फ्री था। इसके अलावा ऐसे कंट्री जो अभी भी टैक्स फ्री हैं, जहाँ पे टैक्स नहीं है, उसमें उसमें बरमूदा मौजूद है, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड मौजूद है, और बड़ा मशहूर मुल्क पनामा, ठीक है, पनामा मौजूद है, जहाँ पे ऑफशोर कंपनीज, जहाँ पे टैक्स नहीं था। और इन एरिया में इतनी कंपनीज रजिस्टर हुई कि जब भी आप वर्ड यूज होगा ना ऑफशोर कंपनी, लोगों के जहन में पहले आएगा ऑफशोर, पहले आएगा पनामा। ऑफशोर कंपनी क्यों? उसका नाम पनामा से जुड़ गया, बरमूदा से जुड़ गया, रास अल खैमा से जुड़ गया। इन कंपनीज ने, इन मुल्कों ने ऐसी कंपनीज के लिए, ऑफशोर कंपनीज के लिए कुछ अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन भी निकाले। मिसाल के तौर पे अगर इन्होंने एक टाइप बना दी, जो भी कंपनी ऑफशोर कंपनी होगी, एज एन ऑफशोर कंपनी रजिस्टर होगी, वो क्या करेगी? वो यूएई में बिजनेस नहीं कर सकती, बाकी पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकती है। एक कंपनी जो एज एन ऑफशोर कंपनी रजिस्टर्ड है, वो यूएई में बिजनेस नहीं कर सकती, बाकी पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकती है। यहाँ पे मैं कितनी ऐसी ऑफशोर कंपनीज को जानता हूँ, उन्होंने सिर्फ बैंक अकाउंट उन कंपनीज के नाम पे है, या उन्होंने बस प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है। सही? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? वालेकुम अस्सलाम। सही, अगर ऑफशोर कंपनी यूएई में बिजनेस नहीं कर सकती है तो उसको यूएई में क्यों इनकॉर्पोरेट किया जाता है, क्यों उसे बनाया जाता है, और क्या क्या एग्जांपल्स क्या है इसकी? देखिए, ऑफशोर कंपनीज की एग्जांपल क्या है? यह एग्जांपल तो देखें, इसका जो एक मेन पर्पज है ऑफशोर कंपनी का, ऑल दो लीगली टैक्स सेविंग करना हर बंदे का राइट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑफशोर कंपनी बड़ी बदनाम हो गई हैं। आपके इल्म में होगा, पाकिस्तान में तो आपने बहुत सारा वर्ड, बहुत दफ़ा ये लफ्ज़ सुना होगा, स्पेशली आज से 8-10 साल पहले, ऑफशोर कंपनी पनामा, क्योंकि ये मिस यूज़ हुई हैं।
इनका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, हम एक तो ये होता है कि टैक्स बच सकते हैं। ये वाली चीज़ जब हम कॉर्पोरेट टैक्स का पहला टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब आप बड़ी अच्छी तरह से समझेंगे कि एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं टैक्स रेजिडेंसी। टैक्स रेजिडेंसी। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर फर्ज करें एक कंपनी यूएई में रजिस्टर्ड है, यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, जनरल रूल क्या है, हम उसे कहेंगे यूएई की टैक्स रेजिडेंट। हम उसे क्या कहेंगे, यूएई की टैक्स रेजिडेंट। और उसके नतीजे में क्या होगा, पूरी दुनिया से आने वाली इनकम पर यूएई में टैक्स लगेगा। ठीक है, वो कहां पे लगेगा, यूएई में। बाकी मुल्कों में जनरली स्पीकिंग नहीं लगेगा। अब फर्ज करें कोई बंदा है पाकिस्तान में रहता है, वो कहता है यार मैं तो पाकिस्तान में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाऊंगा, बिजनेस मेरा सारा है यूके में, यूएसए में, लेकिन कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट करवाता है तो उसे पाकिस्तान में अच्छा खासा टैक्स देना पड़ जाएगा। वो कंपनी पाकिस्तान की टैक्स रेजिडेंट कहलाएगी, क्योंकि वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है और पूरी दुनिया से आने वाली इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ जाएगा, जो बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा, वो भाई साहब पनामा में कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, पूरी दुनिया से जो इनकम आ रही होगी वो पनामा में टैक्स फ्री हो जाएगी। समझ गए? तो ये जो होती हैं ज़्यादातर ऑफशोर कंपनी, ये बिजनेस करने के लिए नहीं होती, उस मुल्क में बिजनेस करने के लिए नहीं होती। अब जो अगर आपने यूएई में ऑफशोर कंपनी ओपन की है तो उस पर आपको, उसकी बेसिस पे आपको वीज़ा तक नहीं मिलता यूएई का। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? एक तरह से ये नॉन रेजिडेंट कंपनीज हैं यूएई की। नॉन रेजिडेंट से आप क्या मुराद देते हैं? हम देखिए, टैक्स नॉन रेजिडेंट और टैक्स रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट हम कॉर्पोरेट टैक्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, फिर आपको इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी तरह से ये वाली चीज़ समझ आएगी। और ये ऑफशोर कंपनी किस तरीके से इनकॉर्पोरेट की जाती है? जिस तरीके से फ्री जोन की अथॉरिटी है, मेनलैंड की है, तो ऑफशोर की भी अलग से कोई अथॉरिटी है? नहीं, ये रासल खैमा में होती हैं। रासल खैमा वैसे एक फ्री जोन है, लेकिन ऑफशोर कंपनी एक टाइप बन गई है। एक लीगल टाइप बन गई है। सर हम इसको इस तरह कह सकते हैं, ये जो हमारी ऑफशोर कंपनी होती है कि ये एक टाइप ऑफ शैम कंपनी है कि ब्लैक मनी को जो है वो पार करने के लिए बनाई जाती है ये। नहीं नहीं, ऑफशोर कंपनी एक लीगल चीज़ है, मिस यूज़ होना एक अलग बात है। सही। लेकिन ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने भी ऑफशोर कंपनी बनाई हुई है तो दैट फॉर ब्लैक मनी या वो इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। टैक्स बचाने के लिए हो सकता है। देन जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अपने नाम, बैंक अकाउंट किसके नाम पे होता है, कंपनी के नाम पे होता है। तो बाज़ वक़्त ऑनर उसमें छुप जाते हैं उसके। फिर अगर फ़र्ज़ करें कि मैं अपनी वेल्थ छुपाना चाहता हूँ, मैं एक ऑफशोर कंपनी खोल लेता हूँ, उसके नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह के डिफरेंट तरीके मौजूद हैं, उसको मिस यूज़ किया गया, लेकिन वैसे ऑफशोर कंपनी इट्स अ लीगल कंपनी। ठीक है। अच्छा, मेनलैंड फ्री जोन ऑफशोर। अच्छा, अब सवाल क्या, हम मेन टॉपिक पे आने लगे हैं कि कंपनी यूएई में बैठ के, यूएई में बनेगी कैसे। आप पाकिस्तान में रह के क्या यूएई में कंपनी सेटअप की सर्विसेज दे सकते हैं? क्या आप यूएई में कंपनी सेटअप कर सकते हैं? जान से यस, आप पाकिस्तान में बैठ के, अपने घर में बैठ के यूएई में कंपनी बना सकते हैं। और अच्छा, जो फ्रेंड जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कॉर्पोरेट टैक्स या वैट वाले टॉपिक्स में, उनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा उनसे अगेन पेशेंस की दरख्वास्त करता हूँ। आप यूएई में कंपनी स्ट्रक्चर को समझे बगैर टैक्स को नहीं समझ सकते। आपको जब तक नहीं पता होगा सिविल कंपनी क्या है, आपको नहीं पता होगा ये सोल प्रोप्राइटरशिप एलएलसी क्या होती है, सिंपल पार्टनरशिप क्या होती है, जनरल पार्टनरशिप यूएई में क्या होती है, लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है, आप डायरेक्टली कॉर्पोरेट टैक्स कभी नहीं पढ़ सकते। तो अच्छा टॉपिक अच्छी तरह से समझने के लिए, ग्रिप बनाने के लिए आपको स्टार्ट से शुरू करना पड़ता है। तो पेशेंस रखें,
आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन हम एडवांस टॉपिक्स पे भी जाएंगे, ठीक है। और यूएई में, पाकिस्तान में बेशक सिर्फ जो लोग टैक्स में भी काम करते हैं, यूएई में जब आते हैं आपकी कंपनी सेटअप पे ग्रिप होनी चाहिए। उसकी वजह यह है, यूएई में बेतहाशा कंपनी सेटअप होती हैं। क्यों होती हैं? रीज़न है टैक्स बचाना। जो यूरोपियन जाते हैं, वेस्टर्न आते हैं, वो अगर यूएई यूके में कंपनी खोलेंगे तो उन्हें 40-50% टैक्स देना पड़ता है। वो यूएई के मेनलैंड में भी खोलेंगे तो 9% टैक्स देना पड़ता है। लिहाजा यहाँ पे लोग बेतहाशा कंपनीज ओपन करते हैं। आपकी ऑडिट फर्म हो, आपकी टैक्स फर्म हो, आपको कंपनी सेटअप आपके लिए लाजमी है कि ये आपको पता हो क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं कि यूएई में असल टॉपिक पे आने से पहले, प्रैक्टिकली हम पोर्टल पे जाने से पहले, लाइव हम पोर्टल बनाएंगे कि कहाँ से कंपनी सेटअप होती है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा उसको थ्योरी पर्पज पढ़ते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमने मेनलैंड की वेबसाइट पे जाना है या फ्री जोन की वेबसाइट पे जाना है, हमने डीईडी की वेबसाइट पे जाना है या फ्री जोन की वेबसाइट पे जाना है कंपनी बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? कंपनी बनानी किधर है, बिजनेस करना किधर है? यूएई में लोग नॉर्मली 3 पर्पस की वजह से कंपनीज ओपन करते हैं। या उन्होंने यूएई में बैंकिंग चैनल यूज करना होगा, या उन्होंने वीजा लेना होगा। सही होता क्या है, आपको पता होगा कि कुछ अर्से पहले पाकिस्तान में एलसी तक नहीं रिलीज हो रही थी क्योंकि पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे, राइट? हाँ जी। इसी तरह से ऐसे भी कंट्रीज मौजूद हैं जहां पे बैंकिंग प्रोसेस इंतहाई स्लो है। अगर आपने किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, या अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारे ऐसे हैं, उनसे आपने अगर किसी दूसरे मुल्क में पैसे भिजवाने हैं तो आप मेरे यकीन करें आपको मौत पड़ जाएगी। 3-3 साल लगा देंगे, पैसे नहीं रिलीज होंगे। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है, आपने पाकिस्तान में कारखाना लगाया कपड़ा बनाने वाला, कॉटन किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट कर ली, लेकिन होता यह है कि जब आप पाकिस्तानी बैंक से दूसरे मुल्क में पैसे भिजवाने की ट्राई करते हैं आपको बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ता है। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे तो मुझे कोई सप्लाई नहीं करेगा। जब मैं पाकिस्तान से बाहर पैसा नहीं भेज सकता, किसी को पे नहीं कर सकता, तो मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। फिर आप क्या करते हैं, आप यूएई में एक कंपनी खोलते हैं और उसका बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उस कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अब पेमेंट कहाँ पे आती है? यूएई के बैंक में। और पेमेंट होती किधर है? किधर से है? यूएई के बैंक से। पाकिस्तान सलामकुम में सर। सिर्फ काम हो रहा होता है। जी वालेकुम अस्सलाम, जी बुरहानुद्दीन। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी अगर हमारी कंपनी यूएई में हमने फॉर्मेशन कर दी, ठीक है, हम अगर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से हम यूएई के बैंकिंग चैनल्स चला के अपनी पेमेंट की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? अच्छा, इसमें इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैंने पाकिस्तान में बैठे हुए यूएई में कंपनी ओपन कर ली, जी। तो क्या हम पाकिस्तान में बैठ के बैंकिंग चैनल ऑपरेट कर सकते हैं? द आंसर इज जी। यस, लेकिन स्टिल देयर आर सम कंडीशन। मिसाल के तौर पे, जी। आपको पता है यूएई का जो वीज़ा स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने अगर ओके। कंपनी बनाई है, आपके पास उसके पास वीज़ा होना चाहिए। यूएई का रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई करें उसी बेसिस पे। जब वीज़ा लग जाएगा, हम्म। आपके पास यूएई की इमेज आईडी आ जाएगी, उसके बाद आप बैंक अकाउंट ओपन ठीक कर है। सकेंगे, ठीक है। हाँ, उसके ओके। बाद आप कहीं ओके। मिसाल के तौर पे, मैं अक्सर छुट्टियों पे अगर जाऊँ, कभी कभार पाकिस्तान जाऊँ या किसी दूसरे मुल्क जाऊँ, तो मैं ऑनलाइन अपना एमरेट्स एनबीडी उनकी के एप्लीकेशन के थ्रू चलाता रहता हूँ। पेमेंट करता भी हूँ, पेमेंट रिसीव भी करता हूँ। तो ओके। आप कहीं पे भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जी किसी का जी, भी क्वेश्चन थैंक हो यू। ना, रेलिवेंट हो, तो प्लीज़ आप अपना माइक अनम्यूट करें और मुझसे उधर ही पूछ लें। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वेट करें या हैंड रेज करें। आप मुझसे फ़ौरन इंटरेक्ट करें। हाँ, बस ये कोशिश करें कि जो क्वेश्चन है वो रेलिवेंट होना चाहिए। सही। अस्सलाम वालेकुम किसी है? सर। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने अभी थोड़ी सी आपकी बात सुनी थी लेकिन दरम्यान में कनेक्शन का इशू था। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे जो बात समझ में आई, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठ के, जो ये अभी भाई ने पहले क्वेश्चन किया है, कि पाकिस्तान में बैठ के आप अपनी कंपनी बैंक जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि उसके लिए आपके पास रेजिडेंट वीजा अप्लाई करना या रेजिडेंट वीजा होना जरूरी है, तब आप ऑपरेट कर सकते हैं? या आपके पास, जैसे अब मेरे पास मल्टीपल 5 ईयर वीजा है लेकिन मल्टीपल एंट्री है, रेजिडेंट नहीं, वो टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म वीजा है, तो क्या इस सिनेरियो में मैं पाकिस्तान में बैठ के ऑपरेट कर सकता हूँ? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो जस्ट लाइक इन पाकिस्तान जैसे एप्लीकेशन वगैरह हमें मिलती हैं, अल्फला की, अल्फा है या इस तरह, तो हम वहां से भी तो ऑपरेट कर सकते हैं ऑनलाइन, डिजिटल बैंकिंग तो वहां से भी ऑपरेट हो सकती है। फॉर दैट मैटर तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें वहां पे होना या उसका किसी तरह का कोई वीजा होना होना जरूरी है। देखिए, होता ऐसे है, जो दोस्त ये वाली बातें थोड़ा सा उन्हें बोरिंग ज़रूर लगती हैं, जो कि पाकिस्तान, जो यूएई में रह रहे हैं। सही, उसकी वजह ये है कि कुछ बातें उनके लिए तो बड़ी रूटीन की होती हैं। उनका दिल होता है मैं सीधा टैक्स पढ़ाने लग जाऊँ, लेकिन मेरे 80% स्टूडेंट्स पाकिस्तान में या इंडिया में बैठे होते हैं, तो वो यूएई के स्ट्रक्चर को बाजू का ठीक से नहीं समझ सकते। तो प्लीज़ मैं ऐसा उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा हौसला रखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम एडवांस टॉपिक की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इनके क्वेश्चन को आंसर करना ज़रूरी है। देखें, यूएई में होता क्या है, आपने फ़र्ज़ करें मैंने एक कंपनी ओपन की, मैंने अब बैंक अकाउंट ओपन करना है कंपनी का। पहला क्वेश्चन उनका ये होगा, सिग्नेटरी कौन होगा? बैंक ओपन करने जाऊंगा, बैंक अकाउंट ओपन करने जाऊंगा, उनको क्वेश्चन ये होगा, आपका सिग्नेटरी कौन होगा? मैं कहूँगा मैं हूँगा। वो कहेंगे अच्छा, आप अगर सिग्नेटरी होंगे, आप ये बताएं आपके पास इमेज आईडी है? आप अगर कल कोई हैंकी फैंकी करें, कोई प्रॉब्लम करें, तो आप यूएई के रेजिडेंट हों, ताकि कभी आप इधर से हमें पता हो कौन सा बंदा है, कभी आए तो हम आपको पकड़ सकें। ठीक है, तो बैंक ऐसी जगहों पे आपकी इमेज आईडी मांगते हैं, यानी आपके पास रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में ऐसे होता है, बहुत रेयर केसेस में अगर आप बहुत बड़ी अमाउंट्स में डील करते हैं, से आपके बैंक अकाउंट में 100 मिलियन दरम हर वक्त रहने हैं, हाँ, तो वहाँ पे बाज़ औक़ात बैंक्स आपको अलाउ कर देता है कि आप अगर एक ऐसी कंपनी के सिग्नेटरी हैं और आपके पास इमीडिएट आईडी नहीं है, तब भी वो आपको अलाउ कर देता है कि ठीक है, अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली इमीडिएट आईडी के बगैर आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट खुलना भी मुश्किल है। आपका तो मुश्किल है ही, आपकी कंपनी का खुलना भी मुश्किल है। किसी ना किसी सिग्नेटरी के पास इमीडिएट आईडी होनी चाहिए। ठीक है, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपका कोई मैनेजर है, आपने उसे उसकी इमेज आईडी है तो भी चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वीज़ा पर्पज़ के लिए भी कंपनीज को यूज़ होती है। ओके, ये जो मेरा लेक्चर है ना, ये अभी तक तो ठीक है, स्टार्ट है क्लास का, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे जाएंगे ना, कॉर्पोरेट टैक्स, वैट, फिर प्लीज़ मेरा लेक्चर बाकायदा स्टूडेंट टीचर वाले रिलेशनशिप में कहीं बैठ के लैपटॉप पे अपने साथ कोई नोटबुक रजिस्टर रख के, कोई नोट करने वाली चीज़ रख के सुना कीजिएगा। मुझे गाने की तरह प्लीज़ मेरे लेक्चर को ना सुना करें। वो बैकग्राउंड में अगर किसी का माइक अनम्यूट होता है तो मुझे पता चल रहा होता है कि अगला सब्जी मंडी में बैठा है। अच्छा, आगे मेरा टारगेट। क्वेश्चन है, जी जी। अगर हम किसी भी जगह कंपनी जो रजिस्टर करवाते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा वीज़ा चाहिए होगा? जैसे बाइक के पास 5 ईयर्स का वीज़ा है, तो कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए कौन सा वीज़ा चाहिए होगा? कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए कौन सा वीज़ा चाहिए होगा, हम आज की क्लास के आखिर में आपके क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ठीक है, ये मैं वीज़ा का सारा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, वो आपको समझाऊंगा। ठीक है, जी ठीक है सर। ठीक है, तो क्लास अगर मैं ख़त्म करने लगूँ, मुझे ये वाला क्वेश्चन नबील रिमाइंड करवाना है। ठीक है, अच्छा, पहली कंडीशन हो गई यूज़ ऑफ बैंकिंग चैनल। सेकंड चीज, ऐसा इसी तरह से कई लोग वीज़े के लिए भी कंपनी ओपन करते हैं। इसको मैंने जैसे कि नबील को बताया कि आज की क्लास के आखिर में हम इस पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। सेकंड चीज़ है टारगेटिंग पोटेंशियल कस्टमर्स। अगर मैं पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हूँ ना, वहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर इतनी नहीं है, लेकिन अगर मैं यूएई में बिजनेस करूँ तो आप मेरा यकीन करें, यहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तान के अमीर भी हैं, वो भी यूएई में गरीब होते हैं बाज़ औक़ात।
ठीक है। तो पाकिस्तान में तो यूएई में लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा है, पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं। तो अगर मैं पाकिस्तान में बिजनेस करूंगा तो मैं एक अच्छा चार्ज नहीं कर सकता, एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। लेकिन यूएई में क्योंकि मुझे पता है कि हाई क्लास कस्टमर और क्लाइंट मौजूद है जिसकी परचेजिंग पावर अच्छी है, तो मैं यहाँ पे बिजनेस जब करूँगा तो मैं यहाँ पे ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ। ठीक है। तो सेकंड रीज़न क्या होती है? टारगेटिंग पोटेंशियल कस्टमर। पाकिस्तान में रह के अगर आपने किसी यूके के बंदे को क्लाइंट बनाना हो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप यूएई में आ जाएं, 4 लाख ब्रिटिशर्स मौजूद हैं इधर, 4 लाख लोग यूके के मौजूद हैं। तो ये एक हब है, ये एक सेंट्रल पॉइंट है। कई लोग यूएई में बिजनेस इसलिए भी करते हैं कि यहाँ पे अच्छा कस्टमर मिलेगा, अच्छा क्लाइंट मिलेगा। ठीक है। और थर्ड चीज़, इसी तरह से कई लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए भी यूएई में आते हैं। ये 3 रीज़न होती हैं मेन। थोड़े से टाइम के बाद हम प्रैक्टिकली कंपनी सेटअप करना शुरू करेंगे यूएई में। ठीक है। कि प्रैक्टिकली कैसे कंपनी की जाती है, हम पोर्टल पे जाके शुरू करेंगे कंपनी बनाना। ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखें। अच्छा, अब आपने इन 3 पर्पस पे डिपेंड करता है कि आपने कंपनी कहाँ बनानी है, मेन लैंड में बनानी है या फ्री जोन में बनानी है। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन? I have question. यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अगर किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव इंपोर्ट करना हो चीज़ों और इंपोर्ट करके सेल करना हो वहाँ पे यूएई में, तो वो किस कैटेगरी में आएगी? लास्ट वाले में या टारगेटिंग पोटेंशियल कस्टमर्स में आएगी, कैटेगरी में आएगी? देखिए, मल्टीपल पर्पस भी हो सकते हैं ना। ये तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट इनको बाइफर्केट किया है। ऐसे भी हो सकता है कि 2 से ज़्यादा पर्पस हो, 1 से ज़्यादा पर्पस हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करना हो और यहाँ के कस्टमर को भी टारगेट करना हो। लेकिन आपने असेसमेंट करनी है कि आपके लिए कौन सी जगह बेहतर है, मेनलैंड बेहतर है या फ्री जोन बेहतर है। और अगर फ्री जोन बेहतर है तो कौन सा फ्री जोन बेहतर है। आप जो असूल असेसमेंट के लिए यूज करते हैं ना, उसमें हेल्प आउट करने के लिए मैंने ये 3 आइडेंटिफाई किए हैं पर्पजेज। ये जनरल रूल नहीं है, रूल ऑफ थंब नहीं है, 2+2=4 नहीं है। जो आपको असेसमेंट में हेल्प करेंगे उसके लिए मैंने ये 3 मोटी मोटी कैटेगरी आइडेंटिफाई की हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें, कोई बंदा कहता है कि यार मैंने तो टैक्स से बचना है। मैं कहूँगा ठीक है, फिर जबल अली फ्री जोन देखो, सी पोर्ट के साथ है। चाइना से सामान आया, फ्री जोन में मैन्युफैक्चर हुआ, यूरोप चला गया। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये, एक भाई साहब कहते हैं मैंने तो यार बैंकिंग चैनल यूज़ करना है, मैं उसे सस्ता फ्री जोन ऑफर करूंगा कि जहाँ पे सस्ते में कंपनी खुल जाए। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि जब आप कंपनी खोलते हैं, आप में से बहुत सारे दोस्त यूरोप जाना चाहते होंगे, यूरोप में स्टडी वीज़ा पे बहुत सारे गए होंगे। यूरोप में आपको पता है, फर्ज करें आपकी जॉब होती है, आपको ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये रूल है कि आपकी जॉब हुई, आपको 5 साल का वीज़ा मिल गया, राइट। आप गए वहाँ पे, 2 साल के बाद आपने जॉब स्विच कर ली, कोई मसला नहीं है। जॉब चली गई, कोई मसला नहीं है, आपका वीज़ा 5 साल तक वैलिड है। यानी आपके वीज़े का तल्लुक यूरोपियन कंट्रीज़ में आपकी जॉब से नहीं होता, सिर्फ पहली दफ़ा वहाँ पे जाने में हेल्प आउट करता है वीज़ा। यूएई में ऐसे नहीं है। यूएई में कैसे होता है? फर्ज करें आप में से किसी की जॉब हो गई यूएई में। यूएई में कंपनी है एबीसी, एबीसी में जॉब हुई, कंपनी ने आपका वीज़ा लगवाना है। आपके वीज़े के ऊपर, आपकी मेरिट आईडी के ऊपर लिखा होगा एबीसी, आपको एबीसी ने स्पॉन्सर किया, वीज़ा लगा 2 साल का। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप वीज़ा लगवा के यूएई में आए, 2 महीने के बाद आपकी कंपनी ने कहा यार हम तो अफोर्ड नहीं कर सक रहे, हमारा तो बिजनेस नहीं चल रहा, सॉरी, आपकी जॉब चली गई।
अब क्या होगा, कंपनी आपका वीजा कैंसिल करेगी। ठीक है, वीजा इनिशियली 2 साल का इशू हुआ था, लेकिन 2 महीने के बाद जॉब चली गई, आपका वीजा कंपनी कैंसिल करेगी और कैंसिलेशन के बाद आपने विद इन 60 डेज यूएई से क्विट करना है या कोई और कंपनी ढूंढनी है जो आपको जॉब दे और आपका वीजा लगाए। पॉइंट समझ रहे हैं? यूएई में वीजा डिपेंडेंट होता है आपकी जॉब पे। अच्छा, एक और चीज क्या है, फर्ज करें आप कहते हैं नहीं यार ये तो बड़ा मसला है, मैं जॉब तो नहीं, मैं तो बिजनेसमैन हूं, या मैंने तो बस रहना है यूएई में, मेरी तो जान को खतरा है पाकिस्तान में। अच्छा, आपने क्या किया, आपने दुबई में कंपनी खोल ली, यूएई में कंपनी खोल ली। जैसे आपको एक एम्प्लॉयमेंट वीजा मिला था जिसपे ABC लिखा हुआ था, ऐसी ही आपने कंपनी सेटअप की। कंपनी सेटअप करने की बेसिस पे आपका वीजा लग गया, जिसे हम कहेंगे इन्वेस्टर वीजा। इन्वेस्टर वीजा, ठीक है। आप अकेले हैं उसे कहेंगे इन्वेस्टर वीजा, एक से ज्यादा बंदे उसे कहेंगे पार्टनर वीजा। अच्छा, आपका वीजा लग गया, आप उसकी बेसिस पे यूएई में आ गए, आप 2 साल तक यूएई में रहे। 2 साल के बाद आपने कंपनी रखी हुई है, आपने वीजा रिन्यू करवा लिया। आपका जो वीजा है वो जैसे आपकी जॉब पे डिपेंडेंट था, वैसे ही यहाँ किस पे डिपेंडेंट है, आपकी कंपनी पे। आपकी कंपनी चलेगी तो आपका वीजा भी एक्टिव रहेगा। ठीक है, अब फर्क करें कि हम आगे जब कंपनी सेटअप लगाएंगे उसके आगे हम देखेंगे कि वीजा उसके आगे अप्लाई होना है। जब कंपनी ओपन होगी उसके बाद अपनी वीजा अप्लाई करना है, वो कहाँ से होगा, इस चीज को भी हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। Sir, I have a question for you. Sir. Yes. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान को क्वेश्चन करने दें, उसके बाद आपको क्वेश्चन लेता हूँ। जी उस्मान। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि एक कंपनी फ्री जोन में रजिस्टर्ड है और कंपनी फॉर एग्जांपल वो चाइना की है, चाइना से रॉ मटेरियल आ रहा है, वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम सर वो एक्सपोर्ट अपनी कर रहे हैं यूरोप में भी, और वही प्रोडक्ट को अपनी यूएई में भी वो मतलब भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए सर वो फिर उनकी क्या कंडीशंस होगी, क्योंकि वो तो फ्री जोन में है, या कि मेनलैंड में उन्हें आना पड़ेगा कि फ्री जोन में भी वो ऑपरेट कर सकते हैं? थैंक यू सर। नहीं देखें, यूएई में अगर वो सामान आएगा ना, डिपेंडिंग अपॉन, मैंने इसीलिए जब ये आपको रूल बताया था जनरल, मैंने उसमें बड़ा जोर दे के बोला था जनरली। कुछ एक्सेप्शन मौजूद हैं, कुछ तरीके मौजूद हैं। आप B2B एग्रीमेंट कर सकते हैं, आप किसी और कंपनी को के नाम पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या उस फ्री जोन में भी इंपोर्ट किया जा सकता है। तो रूल मौजूद हैं, एक्सेप्शन मौजूद हैं। इसी तरह से आप कुछ फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के साथ मेनलैंड में भी बिजनेस कर सकते हैं, डिपेंडिंग, कुछ इजाफी फीस भी होती है, कुछ इजाफी डॉक्यूमेंटेशन भी होती है। ठीक है उस्मान, यस सुल्करनैन। जी सर, थैंक यू। सर मैं ये क्वेश्चन कर रही थी, एक चीज़ ये कि आपने मुझे बताया कि कंपनी में आपको जो जॉब लगती है, एम्प्लॉयमेंट वीजा आपको मिलता है, वहाँ पे आप जाते हैं और 2 महीने बाद अगर आप वहाँ से दूसरी कंपनी से ज्वाइन करते हैं तो आपको पहली कंपनी से रिजाइन नहीं करना है। लेकिन कुछ जगह पे मैंने सुल्करनैन, अ, इनकी आवाज़ मुझे, उसमें बहुत डिस्टॉर्शन है आपकी वॉइस में। अच्छा तो एक नहीं, सॉरी, मुझे आवाज़ ठीक नहीं आ रही, या मुझे नहीं पता कि किसी को भी ठीक नहीं आ रही, सर लेकिन आप है। जी हेलो सर, इनके इंटरनेट का मसला है सर। अच्छा, प्लीज टाइप कर दें अपना क्वेश्चन। ओके हेलो सर, मैं जी, रिपीट करूं क्वेश्चन? हाँ जी प्लीज। सर प्लीज, कि जिस तरह अभी आपने कहा कि अगर आप किसी कंपनी का वीजा लेते हैं, आप अपनी दूसरी कंपनी में अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको पहली कंपनी से वो वहां से वीजा कैंसिल करवाना पड़ता है। लेकिन जिस तरह अभी मैंने तो अब ये है कि वहां पे कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि वो कहती हैं कि नहीं, आप अपना वीजा रखें और आपको जॉब हम दे देंगे क्योंकि हम आपको वीजा प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा ऐसा मुमकिन होता है इस केस में? उसमें ऐसे होता है कि फर्ज करें कंपनी जिसने आपको वीजा दिया वो थी जी ABC, ठीक है। जी अब ABC ने कहा भाई मेरे पास बिजनेस नहीं है, मैं तो आपको सैलरी नहीं दे सक रहा, तो आप ऐसा करें कि किसी और कंपनी में जॉब ढूंढ लें, हम्म ठीक है। जी अब होता ही है कि अगर मैं ABC हूँ ना, ABC की हम्म कंपनी हूँ,
तो मैंने आपका जब वीजा लगवाया होगा तो उस पर अच्छे खासे पैसे लगाए होंगे, 7-8 हज़ार दिरहम। जी मेरी परमिशन के बगैर आप कहीं मूव नहीं कर सकती। अगर मैं आपको अलाउ करता हूँ बिलफर्ज कि ठीक है आप कहीं और जॉब करें, तब भी मेरे एंड पे बहुत सारी लायबिलिटीज होंगी। लाइक आपकी जी सैलरी आपके अकाउंट में जानी चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन मैं आपको एक NOC दूंगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। ओके उसके बाद आप कहीं और जाके कर सकती हैं जॉब, ठीक है। ठीक है ओके थैंक यू सर। ओके वेलकम। यस A22। एनीवन एल्स? सर आवाज आ रही है? जी जी फैसल। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा वीजा लेट्स लेट्स सपोज एक्स कंपनी से है, लेकिन मैं वाई में काम कर रहा हूँ। उस कंपनी में मेरा वीजा तो नहीं है, लेकिन मैं उसके काउंटर पे बैठा हुआ हूँ। जब कोई वो पूछेगी कि भाई आप अपना वीजा दिखाएं, वो वाई कंपनी का होगा, तो इज इट अलाउड कि मैं बैठा वाई कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं एम्प्लॉई एक्स कंपनी का हूँ? इज इट अलाउड बाय लॉ? देखें लीगली इसमें क्या होता है, ये हम बिल्कुल एक वीज़ा रिलेटेड गवर्नमेंट सर्विसेज की फील्ड, जैसे UAE में PRO सर्विसेज कहा जाता है, उसमें चले जाएंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन को मैं आंसर कर देता हूँ। ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 1, आपके पास NOC हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो एक कार्ड होता है जिसे हम लेबर कार्ड कहा जाता है, वो बाजू कार्ड डिमांड करते हैं कि वो सेकंड कंपनी से बनाओ। इसके अलावा एक और सोल्यूशन हो सकता है कि आपने एग्रीमेंट किया हो किसी के साथ आउटसोर्सिंग का। मिसाल के तौर पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन की कंपनी हूँ, आप मेरी कंपनी के वीज़े पे हैं, और मैं किसी IT के बंदे को, IT की कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मेरी कंपनी के स्टाफ के तौर पे दूसरी कंपनी में जा सकते हैं ना, वहाँ पे बैठ सकते हैं। बट मैंने आपको भेजा हुआ है कहीं, कंपनी ऐसे में हम मेरी और दूसरी कंपनी के बीच में एग्रीमेंट मौजूद होगा, ठीक है। तो हमें उसको अंडरलाइन लीगल चीज़ें पूरी करनी होती हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मेरा और है कि अगर LLC कंपनी का एम्प्लॉई शारजा की किसी कंपनी में जॉब कर रहा हो और वो जनरल ट्रेडिंग कंपनी हो, तो क्या LLC इज अलाउड टू प्रोवाइड शारजा कंपनी पर्सन हु कैन वर्क इन शारजा? हाँ जी, NOC दिए जा सकते हैं, ठीक है। ओके, इधर अच्छा तक किसी सर, का कोई क्वेश्चन? जी एक क्वेश्चन है, आपने बताया था कि आपको कंपनी का है वैसे तो लीगल होती है, लेकिन उनको वीजा नहीं दिया जाता, तो वो हाँ टाइप्स सॉरी, ऑफ आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। मेरी आवाज अभी आ रही है सर? जी लेकिन थोड़ा सा ऊंचा बोलें प्लीज़। अब आ रही है आवाज सर? हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने बताया था कि ऑफशोर कंपनीज जो हैं उनको वीजा नहीं दिया जाता, तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, या कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें वीजा नहीं मिलता या वीजे में इशू आते हैं? देखें, ऑफशोर कंपनी पे तो वीज़े का ऑप्शन ही नहीं है, आपने कंपनी रजिस्टर करवा ली, ठीक है। लेकिन वीज़ा ना निकलना तो बाकी रीज़न भी हो सकती हैं ना। फ़र्ज़ करें मेरी कंपनी है, मैंने एक एम्प्लॉय को हायर करना है, मुझे अलाउ है कि मैं किसी एम्प्लॉय का वीज़ा लगा सकूं, लेकिन मैं किसी बंदे का वीज़ा अप्लाई करता हूँ, वो रिजेक्ट हो जाता है। इमिग्रेशन कर सकती है ऐसे, वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दे, ठीक है। कोई बंदा मशहूर लगे, उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दे। लेकिन वैसे ऑफशोर कंपनी ही होती है जिसमें कंपनी वीज़ा नहीं, जो जिसमें वीज़े का ऑप्शन ही नहीं होता। बाकी बाकी आगे जो हम टाइप्स हैं उसको भी थोड़ा बहुत टच करेंगे कि वीज़े कैसे अलाउ होते हैं और कैसे मजीद बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से। जी अच्छा सर जी, मुझे ये पूछना था कि जो भी हम कंपनी फॉर्मेशन करें तो सबसे पहले क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं या क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसको हम अपने जहन में रख के कंपनी देखिए, फॉर्मेशन पे चलेंगे, या ये तो वाला ये टॉपिक हम हम आगे आहिस्ता आहिस्ता, पढ़ेंगे? तो ये मैं स्किप करूँ फिलहाल। हम प्रैक्टिकली कंपनी सेटअप करेंगे, ठीक है। जी ऑनलाइन हम उस जी पोर्टल पे जाएंगे जहाँ पे कंपनी सेटअप होती है, ठीक है। जी टॉयलैंड। ओके तो ये साथ साथ हम तमाम टाइप्स भी देखेंगे कंपनीज की,
उनके रूल्स एंड ओके, रेगुलेशन देखेंगे। आई थिंक आगे ये कवर हो जाएगा ये टॉपिक, ऐसे ही। हाँ, नेक्स्ट क्लास से हम कंपनी सेटअप करना स्टार्ट कर देंगे। यस, ट्वेल एंड जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर शुक्रिया। अगर हम अपनी एक कंपनी खोलना चाहें यूएई में और उसका हमें लाइसेंस चाहिए और हम उसको ऑपरेशन वहां से नहीं ऑपरेट नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान में बैठ के ऑपरेट करना चाहते हैं, और तो उसके लिए हम जो पेमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल यूएस टू यूएई, तो वो कैसे होंगी, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या चीजें नीड रिक्वायर्ड होंगी लाइसेंस के लिए और पेमेंट्स के लिए? देखें, ट्रेड लाइसेंस तो हम आगे जब कंपनी बनाएंगे तो उसे देखेंगे, ठीक है। सही। और बैंकिंग में कोई नहीं होता, आपको पता ही है बैंकिंग क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक। अच्छा अभी हम एक काम करें, हम सबसे पहले जो कंपनी सेटअप करना शुरू करेंगे वो करेंगे DED की साइड पे, मेनलैंड में। जैसे पाकिस्तान में SCCP है, मेनलैंड में कौन है? DED, दुबई के। हम सबसे पहले दुबई में कंपनी सेटअप करना सीखेंगे। नाम है उसका दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म। जैसे पाकिस्तान में SCCP देखती है, दुबई के मेनलैंड में कौन देखता है? दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका एक डिपार्टमेंट है DED का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म, दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म। ज़रा सब गूगल करें, दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म। हाँ, इधर आ गए, जो स्क्रीन मेरी है इसी पे आए हैं आप भी? Not yet. तो आ जाएं। सर ये लिंक शेयर कर लें तो इजीली लिंक को कॉपी करके आसानी से आ जाएंगे। चलें, ये मैं लिंक आपको चैट में दे रहा हूँ जी प्लीज। ये सब प्लीज साथ प्रैक्टिकल करें, हम कंपनी सेटअप करने लगे हैं यूएई में। ग्रेट। आगे। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन है, क्या यूएई गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई जनरल रूल्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं कि यूएई में कंपनी फॉर्मेशन के लिए ये एलिजिबिलिटी है, ये क्राइटेरिया है, फॉर और कंपनीज के जनरल रूल्स ये हैं, ये फॉलो करें उसके बाद आप एलिजिबल होंगे यहाँ दुबई में कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए? ये हम साथ साथ कंपनी बनाएंगे ना, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। आगे आगे आप लिंक पे आगे सब। जी जी सर ये आ गए। वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म की। ये कहाँ पे कंपनी सेटअप करता है? यूएई, दुबई के मेनलैंड में, दुबई के मेनलैंड में। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म किसका का सब डिपार्टमेंट है? DED का, ठीक है। ये किसकी वेबसाइट है? दुबई के DED की। अगर हमने शारजा में कंपनी, शारजा के मेनलैंड में कंपनी खोलनी हो तो शारजा का DED अलग है, अबू धाबी का अलग है, रास अल खैमा का अलग है। हर किसी में मेनलैंड में जो बॉडी होती है उसे हम कहते हैं DED। अच्छा, अब इधर हम अगर आपने ये उस बॉडी की वेबसाइट है आपके सामने जो यूएई दुबई के मेनलैंड में कंपनी सेटअप को देखती है, ठीक है। इसका एक ऐप मौजूद है, एप्लीकेशन मौजूद है, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्ट इन दुबई। जैसे नादरा वो बॉडी है जो पाकिस्तानी ID कार्ड वगैरह को देखती है, पाकिस्तानी सिटीजनशिप को देखती है।
और अगर आपने ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाना हो, ऑनलाइन पासपोर्ट रिन्यू करवाना हो, तो उसकी एप्लीकेशन का क्या नाम है? उसके मोबाइल ऐप का नाम है पाक आइडेंटिटी। ऐसे ही DED इस बॉडी का नाम है, लेकिन इन्वेस्ट इन दुबई, इसके ऊपर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे इन्वेस्ट इन दुबई नजर आएगा। ये उसके पोर्टल का नाम है जहां से हम कंपनी सेटअप करते हैं। आगे इस पे इन्वेस्ट इन दुबई पे क्लिक करें, ऊपर लेफ्ट टॉप इन्वेस्ट इन दुबई। आगे सब इन्वेस्ट इन दुबई पे। यस सर। इसके राइट जी साइड सर, पे आ आपको गया। लॉगिन नजर आ रहा है, राइट साइड पे। यस, राइट टॉप पे अगर जी लॉगिन पे क्लिक जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने क्लास ना लेट ज्वाइन की है, तो काइंडली ज़रा मुझे भी बता दें इन्वेस्ट इन दुबई पे कहाँ से आना है, ये ऑनलाइन पता नहीं चल रहा। ये मैं आपको ये चैट में लिंक पे क्लिक कर लें तो इससे आसानी से आ जाएंगे। मैंने आपको चैट में एक लिंक दिया हुआ है, ये दोबारा जी आपको जी देता हूँ। ठीक है, क्लिक करें इस पे। 9 बजे 9 बजे। जी बिल्कुल, मैं आ गया। ठीक है, उसके बाद अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको इन्वेस्ट इन दुबई नजर आएगा, इस जी पे क्लिक बिल्कुल करें। नज़र आ रहा है इन्वेस्ट इन दुबई। ठीक है, उसके बाद राइट साइड पे लॉगिन, राइट साइड पे लॉगिन, जी बिल्कुल। इधर तक पहुंच गया आप? जी पहुंच गया। ओके सब। इसके आखिर में क्रिएट अकाउंट, ये क्या चीज़ है? ये वो पोर्टल है जहां से हम कंपनी सेटअप करते हैं। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैं आपको कहता हूं आपने फेसबुक पे पोस्ट करनी है, तो पहले क्या होता है, आप फेसबुक पे एक अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद लॉग इन करेंगे, उसके बाद पोस्ट करेंगे। ठीक है, यही तरीका है ना। इसी तरह इस पे भी आपने अगर कंपनी खोलनी है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, पहले अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद लॉग इन करेंगे। क्रिएट अकाउंट कहाँ से होगा? लेफ्ट पे आप देखें, क्रिएट अकाउंट आपको नजर आएगा। Okay. कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम कंपनी बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है कि इस जगह तक आप पहुंच गए हैं, आपने इधर अकाउंट बना के आना है। कोई मुश्किल नहीं है, आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, आगे जाना है, उसमें आपका मोबाइल नंबर मांगेगा किसी भी मुल्क का, उसके आगे आपसे ईमेल मांगेगा। ठीक है, आपने कल की क्लास से पहले अकाउंट बना के आना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो नंबर मांग रहा है यूएई का नंबर डालना ज़रूरी है या हम पाकिस्तान का नंबर भी डाल सकते हैं इसमें? पाकिस्तान का भी डाल सकते हैं, किसी भी मुल्क का। अगर बाज़ औक़ात ऐसे होता है OTP के आने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है, लेकिन आ जाता है। ठीक है, अपनी दूसरा नेटवर्क यूज़ करके देखिएगा, कोई दूसरा नंबर यूज़ करके देखिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आता है। जी बेहतर सर। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर में? सर एक मैं आई जी जी। सर सपोज मेरे पास आईडी है यूएई की, और मैं अभी किसी दूसरी कंपनी के हैं, लेकिन मैं अपनी कंपनी बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं वहाँ आके कैसे वो होगा ताकि मैं अपनी कंपनी बना लूँ और उसी पे अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर दूँ? दिस व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज। सबसे पहले हम कंपनी बनाएंगे जी, उसके बाद हम वीज़े पे भी आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पहले कंपनी बनाना सीखना है ना। ओके सर Sir, can I have one? आपने ड्यू Sir, can I have one question, please? यस सर, व्हाई नॉट। See, I have my company in Pakistan, but I want to register the company in UAE with the same name. So, can I register as branch office, or can I set up the company, fresh company over there? Okay, you can also register a fresh company, but depending upon availability of name.
ठीक है। राइट। ब्रांच रजिस्टर करवाना कई जगहों पे करवाया जाता है, लेकिन बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ब्रांच रजिस्टर करवाने का। राइट, हो जाती है। ठीक है। So if I have a company in Pakistan, so and I want to register a fresh company over there, so how I can connect both these companies as far as shareholding is concerned? देखिए, आप कैसे करना चाहते हैं? अगर होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी बनानी है जी, तो उसका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ब्रांच ठीक है रजिस्टर करवानी है, कॉम्प्लेक्स है। अपने जी। नाम पे दूसरी करवानी है तो ठीक है, तो वो सेम नेम आसान हो सेम नेम मुझे मिल जाएगा जो मेरी यहाँ पे है? डिपेंड करता है। जी, ठीक ठीक है, नाम की अवेलेबिलिटी का कोई नहीं कह सकते। जी। कई दफ़ा नहीं मिलता क्योंकि पाकिस्तान में जो नाम होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, रिलीजियस होते हैं, पर्सनल नामों पे होते हैं, ठीक है, तो ऐसे यूएई अलाउ नहीं करता। नहीं उसके अंदर मेरा एक नाम है, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में तो रजिस्टर्ड है, लेकिन उसकी अभी एक प्रेजेंटेशन हुई है मेरी दुबई में, और उसी नाम से मुझे अलाउ किया गया प्रेजेंटेशन का। दैट इज आईटी ठीक है, आईटी कंपनी। ठीक है। बुरहानुद्दीन, कोई क्वेश्चन था जी आपका? सर मैं पूछ रहा था कि मेजोरिटी जो लोग हैं मेरे ख्याल से वो यूएई में फ्री जोन में ही कंपनी सेटअप करते होंगे, राइट? नहीं, ये नहीं कह सकते, अच्छा। डिपेंड करता है रीजन सेकेंडली पे। ये सर कि सर मेरे दुबई में एक कंपनी है, उन्होंने लास्ट मंथ मुझे कांटेक्ट किया था। वो ये चाह रहे थे, वो एक ऑडिट और अकाउंटेंट, फाइनेंशियल अकाउंटेंट वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो उनका जो सीईओ है वो दुबई में है, लेकिन उनकी बाकी टीम यहाँ पे भी बैठ के काम कर रही है पाकिस्तान में। अब वो ऑब्वियसली अनऑफिशियल वे से अभी काम चल रहे होंगे। अब उनको जो है वो वही जो दुबई की कंपनी है, यूएई की कंपनी, वो पाकिस्तान में रजिस्टर करवानी है, एज अ ब्रांच रजिस्टर करवानी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो सर ये पॉसिबल है कि हम वहाँ की कंपनी यहाँ पे उसके एक ब्रांच प्राइवेट लिमिटेड में एसएससीपी में रजिस्टर करवा सके? जी पॉसिबल है, लेकिन ये वाली चीज़ मेरी डोमेन से बाहर है। मैं यूएई में तो सेटअप बता सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में डील नहीं कहता। ठीक है, ओके। उस्मान फरीद। मेरा जी सर सर ये भाई ने क्वेश्चन किया, मैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर सकता जमील, हूँ। थोड़ा सा सॉरी टू इंटरप्ट। जी आप इनको कनेक्ट करवा देंगी, मैनेजमेंट या बात कर लें। पाकिस्तान में ब्रांच का जो प्रोसेस है जी वो आपको मिल जाएगा। मैं ज़रा उस्मान फरीद साहब का क्वेश्चन ले लूँ। जी 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 मेरा सर आपने ड्यूरिंग लेक्चर ये कहा था कि लास्ट पे वीज़ाज के रिलेटेड आप ना समझा देंगे, तो सर साथ मेरा क्वेश्चन भी है कि जो एमिरेट्स आईडी है उसके रिलेटेड भी अगर थोड़ा सा आप गाइडलाइन दे दें और वीज़ाज के रिलेटेड भी दे दें सर, इट्स विल हेल्प लेकिन वो वही चीज़ फॉर थी ना, मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे डिपेंड करता है वीज़ा ऑन यूर एम्प्लॉयमेंट, ऑन यूर इन्वेस्टर वीज़ा होता है, वो किसी कंपनी पे या जॉब पे डिपेंड करता है। अगर अल्लाह ना करे जॉब ख़त्म हो जाए या कंपनी बंद करनी हो तो वीज़ा भी उसके साथ ख़त्म हो जाता है। अब इमेज आईडी क्या चीज़ है? जब आपका वीज़ा लग जाता है, सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो आपको एक इमेज आईडी इशू कर दी जाती है, जैसे पाकिस्तान में एक आईडी कार्ड होता है। ये आप किसी को भी दिखाते हैं जैसे पाकिस्तान में आईडी कार्ड दिखाया जाता है। ठीक है, जी सर ठीक हो गया। और सर आफ्टर एमिरेट्स आईडी सर बैंक अकाउंट्स वगैरह ओपन करना होता है तो वो सर इजी हो जाता है? हाँ जी, वो हो जाता है। अगर इमेज आईडी आपका वीज़ा थैंक है तो बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, यस अदील। ओके सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। यूएई जैसे हम आए नहीं है कभी यूएई में, तो ये फ्री जोन और मेन लैंड को डिफरेंशिएट एरिया, वैसे जैसे कि स्पेसिफिक एरिया है फ्री जोन, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है? क्या कोई स्पेसिफिक बाउंड्री होती है क्या? इस तरह ये फ्री जोन का कंसेप्ट कैसे होगा कई जगहों वहाँ पे पे बाउंड्री कंपनी? होती है। ठीक है, कई जगहों पे बाउंड्री होती है। और कई फ्री जोन सिर्फ एक बिल्डिंग तक मौजूद हैं, ये फलां अथॉरिटी का ऑफिस है, ये फलां अथॉरिटी का ऑफिस है। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब क्योंकि आपने बोला तकरीबन 50 से ज्यादा फ्री जोन है और सबके अलग अलग कवानीन है कंपनी से मुतालिक। अब कोई जी मिसाल के तौर पर ट्रेडिंग कंपनी है अगर कोई, तो उस ट्रेडिंग कंपनी का हर फ्री जोन में अलग अलग रूल होगा उस ट्रेडिंग कंपनी से रिलेटेड, या ट्रेडिंग कंपनी के रूल सब फ्री जोन में एक ही होंगे? नहीं, फ्री जोन के रूल डिफरेंट होते हैं, हर फ्री जोन के हर डिफरेंट फ्री होते हैं। जोन का उस कंपनी से रिलेटेड अलग जोन होगा, एक ही कंपनी का से रूल से मुतालिक जो बिल्कुल, रूल होगा? अगर मैंने प्राइस भी डिफरेंट होगी, चीज़ भी डिफरेंट होगी, तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिस्ट्रिक्शन होती हैं वो डिफरेंट होती हैं।
सर वो एक कोलीग ने पूछा तो आपने कहा था कि आखिर में, पता नहीं आप रिस्पॉन्ड कर गए कि नहीं, कि वीजा स्ट्रक्चर के बारे में आप बताएंगे आखिर में, आज के लेक्चर में आपने कहा था। जी मैंने थोड़ा सा पहले जो बात आपको बताई है ना 2 मिनट पहले, जी वही वाले रूल्स हैं। आमीन जी, मैंने आपको मेनली बताना था कि यहाँ पे जो वीज़ा होता है वो डिपेंडेंट होता है आपके जॉब पे, आपकी कंपनी पे। ओके ठीक है, ओके। अच्छा सर अगर बाकी किसी के पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो वो कंपनी ओपन कर सकता है कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में लाजमी पूछिएगा, ठीक है? जब मैं फ्री जोन पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे हम इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है? जी ठीक है सर। ओके, अच्छा जो नेक्स्ट क्लास है हमारी इंशाल्लाह ताला, मैं आपको ग्रुप में अपने असिस्टेंट का नंबर भी दे दूंगा। नॉर्मली अगर आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे लिए थोड़ा एक रिस्पॉन्ड करना आसान होगा, और मैं ग्रुप में कोशिश करूँगा आपको ग्रुप ही में आंसर कर दूँ। अगर आप मुझे प्राइवेट में मैसेज करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन उसमें ये होता है कि रिप्लाई बहुत लेट हो जाती हैं। आपके इल्म में है कि यूएई की लाइफ कैसे बड़ी फास्ट है, प्लस मेरे क्लाइंट्स के भी मैसेज आ रहे होते हैं। मेरा तो सारा आपको पता है सर्विसेज हैं, आजकल होता ही सारा काम ऑनलाइन है। क्लाइंट्स के भी मैसेज आ रहे होते हैं और बाकी भी मैसेज आ रहे होते हैं, बाकी नेटवर्क में जितने भी लोग हैं। तो बाज़ का स्टूडेंट्स के मैसेज मिस हो जाते हैं, या उनको अगर रिप्लाई मिलता है तो वो काफ़ी लेट मिलता है। तो ऐसी जगहों पे मेरे एक तो आप प्लीज़ ये कीजिएगा कि ग्रुप में क्वेश्चन कर लिया करें, मैं फ्री होके इंशाल्लाह आप सबको वहीं पे रिप्लाई कर दूँगा। एंड अदरवाइज़ मैं अपने असिस्टेंट का नंबर इंशाल्लाह ताला आपसे ग्रुप में शेयर कर दूँगा। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो मेरे असिस्टेंट को दीजिएगा, वो मेरा जो टेक्स्ट डिपार्टमेंट है, टीम है, वो आपको आंसर कर देगी। हाउएवर अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है या आपने मुझे से समझना है तो फिर डेफिनेटली मैं या तो अपने मेरा असिस्टेंट मुझे दे देगा, अदरवाइज़ आप भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं मुझसे, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन उसमें आपको रिप्लाईज़ हो सकता है थोड़े से लेट मिलें, क्योंकि मैं क्लाइंट्स में के साथ भी बिज़ी होता हूँ और बाकी नेटवर्किंग इवेंट्स वगैरह में भी थोड़ा मसरूफ़ रहता हूँ। ठीक है, बाकी अगर क्वेश्चन क्लास के दौरान माइक अनम्यूट करना है, मुझसे उधर ही क्वेश्चन पूछना है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप क्लास के आखिर का वेट करें। एंड इसके अलावा हाँ ये होगा कि क्वेश्चन ऐसे पूछें जो सबसे रेलिवेंट हो। बहुत बिल्कुल एक स्पेसिफिक अपनी कंडीशन का क्वेश्चन पूछना कि मैंने अपनी कंपनी खोलनी है, मुझे वो वाली कंपनी खोल दें, दिस साउंड वेरी ऑड। ठीक है, वो बाकी 70 बंदों की क्लास में अच्छा नहीं लगता कि सिर्फ एक स्टूडेंट को मैं गाइड कर रहा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जनरल जो सबके लिए रेलिवेंट है वो क्वेश्चन मैं आपको आंसर करूँ। यानी बहुत स्पेसिफिक, बहुत हाईली स्पेसिफिक सिनेरियो आप मुझे ना दें, लेकिन इसके अलावा कोई भी आंसर करेंगे तो इंशाल्लाह, कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि मैं उसको आंसर करूं। बाकी मुझे अच्छा लगता है लाइव क्लास लिया करें, इंटरेक्ट किया करें, और इससे ये होगा कि आपको जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे ना उनसे बड़ी अच्छी आपकी नेटवर्किंग हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छी आपको काफ़ी सारी नॉलेज शेयरिंग होगी। मुझे पता है आप में से बहुत सारे पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पाकिस्तान में ब्रांच खोलनी होगी, वो आपको हेल्प आउट करेंगे, वहाँ का नॉलेज देंगे। प्लीज़ क्लास लाइव लिया करें, मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। और क्लास रेगुलर लीजिएगा। अभी तो ये है कि थोड़ा सा हमने बिल्कुल बेस बनाई है, लेकिन जब हम कंपनी सेटअप प्रैक्टिकली कर रहे होंगे, फिर कॉर्पोरेट टैक्स में मजे की चीज़ ये है, कंपनी सेटअप में तो फिर भी कुछ लिमिटेशन है, लेकिन टैक्स का काम आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कर सकते हैं। पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में बैठ के, सऊदीया में बैठ के आप यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स की वैट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो खुद मेरी जो टीम है उसका एक बड़ा काफ़ी सारा पोर्शन पाकिस्तान में है और इंडिया में। तो आपने लाइव क्लास लाएंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे पोर्टल पे, तो इंशाल्लाह ताला बड़ी आपकी अच्छी ग्रिप बन जाएगी। ठीक है, अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम जी। इट टेक्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन? 2 से 3 क्लासेस लगती हैं इसमें। नहीं सर, वैसे नॉर्मली कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो कंप्लीट होना है उसमें कितना टाइम लगता है? टाइम फ्रेम कितना है वैसे नॉर्मली यूएई में? दुबई में, मेनलैंड में 2 घंटे। अच्छा, और फ्री जोन में? शारजा में थोड़ा सा टाइम लगता है। फ्री जोन डिपेंडिंग अपॉन फ्री जोन, DIFC में अगर खोलनी है तो वहाँ पे तो बाद का 4 महीने लग जाते हैं। अच्छा, उसकी वजह ये नहीं है कि DIFC कोई स्लो है, DIFC एक बहुत बड़ा सबसे जो प्रेस्टिजियस फ्री जोन है,
जहाँ पे कंपनी खुलती है 5-6 लाख डॉलर में, ठीक है, और वहाँ पे जितनी भी कंपनीज होती हैं ना वो बहुत हाई फाई कंपनीज हैं। तो वहाँ पे क्रेडिबिलिटी और वहाँ पे बेसिकली फाइनेंशियल इंडस्ट्री उधर है, बहुत सारे कह लें कि वेंचर कैपिटल उधर हैं, तो बैंक है, ऐसे हाँ। वो बहुत एक मतलब हाई क्लास फ्री जोन है, तो उसमें वेरीफाई करने में सब में टाइम लग जाता है। जी अली मलिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब आप फ्री जोन के बारे में बता रहे थे तो आपने बताया कि एक इंटरनेशनल सिटी फ्री जोन है जहाँ पर आईटी की बहुत सी कंपनीज हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आईटी की आप कंपनी रजिस्टर करते हैं फ्री जोन के अंदर, तो वो यूएई के अंदर तो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आईटी का जो काम है वो तो ऑनलाइन है, तो आप कहीं पर भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या उस पर वैट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? देखिए अभी आपने जो एक क्वेश्चन किया ना अली, ये आपको ये वाला क्वेश्चन बेहतर है आप होल्ड करके रखें अभी। वैट दिस इज नॉट सो सिंपल, ठीक है, कि वैट लगेगा या नहीं। अभी मैं आपको बता दूं, वैट ऐसा नहीं है कि तमाम फ्री जोन पे वैट लगता ही नहीं है या कॉर्पोरेट टैक्स लगता ही नहीं है। ये बड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं और ये हम इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे ना क्वेश्चन, कोर्स पढ़ लेंगे कॉर्पोरेट टैक्स भी वैट भी, तब आप इस क्वेश्चन को खुद आंसर करने की पोजीशन में होंगे, ठीक है। चलो सर, कल की क्लास में वैट की लाजमी बात नहीं आइएगा करते। जी। ये बता दें काइंडली कि हम यूएई के अंदर सर्विसेज दे सकते हैं अगर आप फ्री जोन के अंदर आईटी की कंपनी रजिस्टर कराते हैं इंटरनेशनल। देखें आप सर्विस इंडस्ट्री है आप दे लें, ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें लीगली बात करेंगे भाई लाभ, आप मेनलैंड में ऑफिस नहीं ले सकते। आपको अगर किसी के ऑफिस में जाके बैठना पड़ जाए कोई सर्विस देने के लिए, वो नहीं कर सकते, तो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो मतलब ऑनलाइन हम दे सकते हैं यूएई के अंदर हाँ फ्री ऑनलाइन दे जोन में? सकते हैं, उसको आपको रोका तो नहीं जा सकता। चलें, बेहतर, शुक्रिया। ठीक है, वेलकम। कल की क्लास सर में हम मेरा एक इंशाल्लाह सवाल है। मैं एक बात कंप्लीट कर लूँ प्लीज़। ये प्लीज़ कल की क्लास से पहले अपने जो अकाउंट है ना इन्वेस्ट इन दुबई पे, वो बना के आइएगा ताकि हम साथ साथ चीज़ें देखते रहें, प्रैक्टिकल करते रहें, ठीक है सर जी। मेरा इन्वेस्ट इन दुबई के हवाले से सवाल था। मैंने साइट खोली है इन्वेस्ट इन दुबई में, वहाँ पर मुझे लॉगिन है सच नजर नहीं आ रहा। या हमने बिजनेस लाइसेंसिंग पर जाना है या किस जगह पर जाना है लॉगिन के लिए? ये तो रन बाय दोबारा बोलें प्लीज़। मैंने कहा मैंने साइट खोली है इन्वेस्ट इन दुबई तक आ गया, इन्वेस्ट इन दुबई टैब पर। हेलो जी जी, साइन अप पे जाएं, पहले क्रिएट अकाउंट पे जाएं, क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट की ऑप्शन मेरे पास इधर नजर नहीं आ रही मुझे। ये अच्छा, आप उसके राइट साइड पे लॉगिन में आ गए हैं, अपर राइट कॉर्नर में। ये एक मिनट मेरी बात सुने, ये मैंने आपको अभी चैट में जो लिंक दिया है ना, आप इस पे चले जाएं, ठीक है। सर मेरा सवाल है जी सवाल ये है कि सर जो आपने बोला कि ब्रांच ऑफिस खोलना और होल्डिंग कंपनी खोलना बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो सर इन सब की क्या बोलते हैं मतलब कहीं कोई ऐसी बुक्स है या कोई ऐसी चीज है जिसमें इसकी पूरा प्रोसीजर लिखा हो? क्योंकि मैं पाकिस्तान में एज एक 2-3 कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी, और मैं सेक्रेटरीजेट प्रैक्टिसेस का बहुत अच्छा काम जानता हूँ पाकिस्तान में। तो उससे मेरा सवाल पूछने का ये मकसद था कि ऐसी चीजें आपने तो बोल दिया कॉम्प्लेक्स बहुत है, लेकिन ये चीजें कहीं मेंशन्ड है कि ये प्रोसीजर है उसका करने का? देखिए मेंशन भी है, प्लस मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसमें मतलब हमारे कॉम्प्लेक्स से मुराद ये कि अटेस्टेशन बहुत ज़्यादा होगी, काफ़ी सारी जगहों से अटेस्टेशन करवा के लानी होगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में कि अगर आपने ब्रांच ऑफिस खोलना है तो बीओआई से अप्रूवल लेनी होती है, तो इसी तरह उधर भी इधर कॉम्प्लेक्स बताने का वही मकसद है ना कि कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है, बाकी प्रोसेस तो हो जाता है। तो पिछले हफ्ते छुट्टी। ओके ठीक है क्लास, बाकी सर मेरा एक इंशाल्लाह कल क्वेश्चन था, सर मेरा एक क्वेश्चन था लास्ट। ओके, लेकिन जिसने अगर क्लास में से किसी ने जाना हो तो अप टू हिम, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे उससे इंशाल्लाह। जी राना मोहम्मद। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि दुबई में और शारजा में हर जगह पे मेनलैंड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो जैसे आप हमें कंपनी रजिस्टर्ड करना सिखा रहे हैं दुबई मेनलैंड में, जहाँ पे आप डेट डिपार्टमेंट ऑफ
इकोनॉमी एंड टूरिज्म, तो जैसे हम फर्ज करें शारजा में जाते हैं तो वहाँ पे भी सेम डिपार्टमेंट है, सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन से फर्क है मेन एंड या तरीका उसमें डिफरेंट होगा, लेकिन जनरल रूल एंड रेगुलेशन वो एक ही हैं, यानी कंपनी के टाइप्स एक ही हैं, और ठीक है, जो उनका एक्टिविटीज टैक्सेशन का वाइज जो तरीका रूल वो है भी वो एक सेम है। है? टैक्स तो देखिए मेनलैंड में टैक्स में तो कोई फर्क है ही नहीं ना, टैक्स तो मेनलैंड पूरे यूएई में एक ही जैसा है। ठीक ठीक। तो वो भी मैं आपसे लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा कि कहाँ पे आपने कौन सी वेबसाइट पे जाना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते, लाइक वो ऑनलाइन नहीं होती, लाइक शारजा में आपको जाना पड़ता है बाजुकात, ठीक है, उनके ऑफिस जाना पड़ता है कंपनी सेटअप करवाने। अबू धाबी का आसान है, ऑनलाइन काम हो जाता है। ठीक है, यानी कि दुबई और अबू धाबी का ऑनलाइन है, वो आप अपने घर पे बैठ के भी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन शारजा में जाना पड़ता है उनके ऑफिस में। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर, और सर लास्ट में मेन लैंड और फ्री जोन का क्या डिफरेंस था? जो आपने मुझे बताया था, देखिए मुझे मैंने, इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया था मुझे इसका। प्लीज़ उसको आप एक दफ़ा ना लिखते दोबारा सुनिएगा, उसके बाद कल की क्लास में मुझसे पूछिएगा, ठीक चलिए है। ठीक है सर सर। एक क्वेश्चन था मेरा। जी सर फ्री जोन और जो आपने मेनलैंड बताइए, इनकी कोई लिस्ट वगैरह कोई वेबसाइट पे मिल जाती है, या मतलब ये हाँ हाँ मिल कोई? जाएगी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। सर मैं, मेरा भी एक सवाल तो नहीं था, लेकिन मैं ये कह रहा था कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह शेयर कर दें, और जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में रिस्ट्रिक्शन हटा दें एडमिन की, कि बंदा अपने को क्वेश्चन वगैरह पोस्ट कर सकता है वहाँ। जी आप एडमिन से बात करें, अलबत्ता मैं अपना नंबर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। जी। जॉब सीकर की और भी मैं हेल्प करता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बाकी जी भी इंशाल्लाह ताला कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो बड़ी अच्छी बात है। मैं अपने असिस्टेंट से भी कनेक्ट करवा दूंगा जो ज़्यादातर चीज़ें देखते हैं, ठीक है। एक ये, और जो ये जो क्लास में आप जहाँ से स्लाइड्स पढ़ा रहे होते हैं इस तरह, तो ये क्लास से पहले इसकी पीडीएफ शेयर कर दिया करें प्लीज। ये कल की क्लास के बाद आपको मिलेगी। ठीक सर, लेक्चर तो चले कल की क्लास के बाद मिले, लेकिन जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसका पहले पीडीएफ हमारे पास पड़ा हो। जी उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी मैं क्लास के बाद में सेकंड क्लास के बाद दूंगा, और बाकी भी इंशाल्लाह क्लास के बाद आपको मिलती रहेगी। चलो ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा सर, हमारी एक क्लास 1 hour 30 minutes की हुआ करेगी एवरी सैटरडे एंड संडे? घंटा 1.5 घंटा, 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। थैंक यू। अच्छा सर, हमारी एक एलएलसी कंपनी है, उसकी हम ब्रांच ऑफिस शारजा में खोलना चाहते हैं, तो क्या आप ये करवा सकते हैं? हम देखें प्रैक्टिकल अगर कोई इस तरह की सर्विस रिलेटेड चीज़ हो ना, वो मुझे पर्सनल में दिया करें मेरे पास क्लास में। जी, या बिल्कुल खुलवा सकते हैं। एडमिन में भी हम लिख नहीं सकते कुछ, वो सॉरी, आपने बाउंड, आपने जो ग्रुप बनाया उसमें एडमिन नहीं रेस्ट्रिक्शन है। मैं ग्रुप का एडमिन नहीं हूँ। मैं, और वो हटा देंगे रिस्ट्रिक्शन इंशाल्लाह ताला। मैंने अपना नंबर भी दे दिया अलबत्ता आपको चैट में, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन हो तो बेहतर होता है आप एडमिन से रिक्वेस्ट करें कुछ स्पेसिफिक आवर्स के जी लिए, वो खुल जाए कि अस्सलाम उसमें आप। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं तनवीर बात कर रहा हूँ। वो पहली 2 क्लासेस के बाद ना हम ओपन कर देते हैं ग्रुप, तो वो मंडे वाले दिन ओपन हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला तनवीर ओपन कर देंगे। जी। एनीवन एल्स? ठीक है, इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी। प्लीज़ अपने अकाउंट बना के आइएगा पोर्टल पे, ताकि मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँ। ओके। सर वो वीजे वाला बता देना सर, वो वीजे वाला आपने कहा था जो आखिर पे। देखें होता ऐसे है कि यूरोप में या वहाँ पे ये होता है कि कई दोस्त स्टूडेंट वीज़ा पे, स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, डिफरेंट तरह से जाते हैं। वो जो मैंने आपसे बात की थी उसका पर्पज़ ये था कि यूएई के वीज़ा स्ट्रक्चर को आप ये समझ सकें कि यहाँ पे वीज़ा डिपेंड कर रहा होता है आपकी जॉब पे, ठीक है। यही चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था। अब जो वीज़ा है ना, वो आप खुद अगर अप्लाई करने की बात कर रहे हैं तो वो ऐसे नहीं होता। अप्लाई तो वहाँ पे आईसीपी पोर्टल के थ्रू होता है। ये वाला पॉइंट आप समझ गए हैं कि यूएई में आपकी जॉब पे डिपेंडेंट कैसे है वीज़ा। जी सर समझ गए। ठीक है, अगर जॉब गई कंपनी ने आपका वीज़ा कैंसिल करवा देना है। ये वो पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला हम जब कंपनी सेटअप बना लेंगे, कंपनी बना लेंगे, फिर हम थोड़ा सा चीज़ देखेंगे, एस्टेब्लिशमेंट कार्ड क्या होता है, कोटा क्या होता है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर।
हेलो। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। जी तहा। हाँ सर, वो आपका नंबर व्हाट्सएप पे शो नहीं हो रहा, आप बॉटम यूज़ करते हैं? वो आप नहीं मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, लेकिन मैनेजमेंट से बात करें प्लीज़, एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक, थैंक यू ओके, अल्लाह। अल्लाह।